गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और अपने नोट्स खुद बनाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है, श्योर है, हर साल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखने जा रहे हैं हम? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहली बात देखिए कि एस्टिमेशन मतलब क्या होगा। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिए। इन दिस मेथड वी फाइंड आउट, क्या पता करते हैं, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ होगा और उसमें से पूछा जाएगा कि बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मतलब नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, तो उसी को बोलते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो हम एस्टिमेशन ऑफ कार्बन भी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन भी पढ़ेंगे, सल्फर भी पढ़ेंगे, हेलोजेंस के भी पढ़ेंगे, बट नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहीं से क्वेश्चन आता भी है, तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे अमाइन दे दिया आपको, है ना, डायजो कंपाउंड दे दिया आपको, कुछ भी कंपाउंड दे दिया, जैसे साइनाइड दे दिया, आइसोसाइनाइड दे दिया, जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अमाइंस हो गए, है ना, NH2 वाला कंपाउंड, तो उसमें पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में कितना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये जो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन है बच्चा, इसको हम लोग कितने मेथड से करते हैं? दो मेथड से करते हैं। मतलब एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डन बाय टू मेथड। पहला मेथड क्या है? डुमास मेथड, और दूसरा है जेल्डाल्स मेथड। समझ में आ गई? पहला मेथड है डुमास मेथड, दूसरा है जेल्डाल्स मेथड। तो वन बाय वन हम सभी को स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं डुमास मेथड, कि डुमास मेथड क्या होता है। चलिए इसके बारे में सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट आज हम यहाँ पे लिख डालते हैं और सभी बच्चे इसको मेंशन कर लेना और याद कर लेना, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं डुमास मेथड। तो देखिए डुमास मेथड में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट्स, बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट लिखना है। न्यूमेरिकल्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो जरूर आना चाहिए आपको, क्योंकि बोर्ड में आता ही आता है। हम न्यूमेरिकल्स की भी चर्चाएं करेंगे, बट अभी सारे इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट्स डुमास मेथड में क्या होता है। द नाइट्रोजन, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं, द नाइट्रोजन कंटेनिंग, द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। जिस कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आर हीटेड। क्या करते हैं उसको हम? आर हीटेड। कलर थोड़ा चेंज करके लिखो, तो आर हीटेड, उसको क्या करते हैं हम? हीट करते हैं। मतलब जिस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं हम? हीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? विथ, किसके साथ? CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, राइट। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, in the atmosphere of CO2। CO2 का एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट करते हैं, CO2 का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, मतलब CO2 गैस भी पास करवाते हैं, इतना समझिए। CO2 गैस भी वहाँ पर पास करवाते हैं। देन क्या होने वाला है? देन फ्री नाइट्रोजन गैस, फ्री नाइट्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। वहाँ पर क्या होता है बच्चा? फ्री नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन होता है। फ्री नाइट्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं। किसके साथ? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। देन फ्री नाइट्रोजन गैस मतलब N2 इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर हो गया। ये पहला पॉइंट्स लिख डालोगे। चलिए
चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट यहाँ से लिखते हैं हम, ध्यान से देखना। सेकेंड पॉइंट में डुमास मेथड, ये सब आपको लिखना है। डुमास मेथड इज applicable Dumas method is, एक सेकेंड, is applicable for all the organic compound containing nitrogen। मतलब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इस कंपाउंड के लिए हम जल्डाल मेथड यूज करेंगे और इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हम डुमास मेथड यूज करेंगे। आपको कोई भी कंपाउंड मिल जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी मिल जाए, हर किसी में हम डुमास मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि डुमास मेथड चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सब जगह अप्लीकेबल होता है। क्लियर हो गया। चलिए हम देखते हैं इसके इक्वेशन क्या होता है। डुमास मेथड का एक इक्वेशन भी है, वो आपको अपने माइंड में याद रखना है। तो चलिए इसके इक्वेशन देखते हैं। देखिए डुमास मेथड में ये हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, राइट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बच्चा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। समझ में आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होंगे, कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। और कार्बन कितना होगा, X, हाइड्रोजन कितना होगा, Y, नाइट्रोजन कितना होगा, Z। जैसे हम पढ़ते हैं ना C12, तो 12 किसके जगह पर है, X के जगह पर है। H22, तो Y किसके जगह पर है, 22, वैसे ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। ये हमारा क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CXH, पता चल गया आपको, YNZ, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है, 2x + y/2, 2x + y/2, 2x + y/2 है क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे हम लोग लेते हैं ना NH3, कितना बन गया, 2 मोल बन गया। तो ये जो 2 है यही क्या है हमारा, 2x + y/2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। समझ में आ गया। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, समझ में आ चुका होगा। ये आपको याद रखना है इक्वेशन, बिल्कुल। उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चा, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन हमने करवा दिया तो क्या बनेगा, ये आप ध्यान से देखिए। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये सब क्या है, रिएक्टेंट, और ये सब क्या हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, X मोल CO2 बनेगा, Y/2 मोल वाटर बनेंगे, और Z/2 नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और कॉपर कितना बनेगा, 2x + y/2। यहाँ से कॉपर देख लिया आपने, कितना है, 2x + y/2 है। तो कॉपर 2x + y/2 कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। अब समझिए एक बात और मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका 2x + y/2 कॉपर है ना, कॉपर, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेंशन कर लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कंपाउंड आपके बने CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O, समझ में आ रहा है। कलर चेंज करके दिखाओ, ये देखो, CO2 कितना बने, X मोल CO2, और Y/2 मोल क्या बने, वाटर मोल बने। तो ये दोनों जो कंपाउंड है, दीज कंपाउंड्स मेंशन कर लेना आप, आर एब्जॉर्ब्ड बाय KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यहाँ से नाइट्रोजन आगे मूव कर जाता है। ठीक है, हम अभी इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझाएंगे। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा आपको याद रखना है। समझ में आ गया। ऐसे ऐसे भी लिख दोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से मेंशन करके लिख देना। चलिए अब इसके हम लोग क्या करते हैं,
डायग्राम चेक कर लेते हैं कि डायग्राम क्या है। डायग्राम भी आप बनाने की कोशिश करना, 1 से 2 बार बनाओगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके डायग्राम चेकआउट करते हैं। डायग्राम देख लिए, ये डायग्राम भी आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से दिखा, ये आपको एक हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, राइट। अब इसके ये तो पता चल गया आपको, इसके चारों तरफ ये भी दिखा होगा आपको, ये देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा हुआ है ना। ये क्या हमारा एक फर्नेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नेस। फर्नेस मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, राइट। समझ में आ गया। तो वहाँ पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा ना, हीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक ओपनिंग है, यहाँ पर या इधर इधर देखो ओपनिंग है ना, ओपनिंग इस तरह से ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू हम क्या पास करवाते हैं, CO2 गैस को पास करवाते हैं, जिसको हमने लिखवाया था इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, है ना। ये CO2 गैस को पास करवाते हैं। तो CO2 गैस क्या होगा, इनसाइड फ्लो करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो इस तरह से हमने क्या फ्लो करवा दिया, यहाँ पर CO2 गैस को मूव करवा दिया, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये वाला पार्ट ध्यान देखिए, ये वाला, ये जो है ये आपका है क्यूप्रिक ऑक्साइड का गॉज है, मतलब ये हीटेड गॉज है, ये इसको हीट प्रोवाइड करता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का, आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा, मेटल होंगे ना जी, वो सॉलिड होगा। तो उसको क्या कर दिया गया, हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक गॉज बना दिया यहाँ पर। ये और भी हीट प्रोवाइड कर रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स हीट। क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड्स हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। और ये CO2 यहाँ से क्या हो रहा है, ये CO2 तो अंदर जा ही रहा है। तो ये वायर गॉज के थ्रू पास करेगा। वायर गॉज देखे हो ना, लैब में भी दिखाया था मैंने आपको वायर गॉज। तो ये CuO का वायर गॉज है ना, तो CuO का है। तो इसके थ्रू CO2 को पास करवाया गया। तो यहाँ से समझिए, ये जो CO2 है ये यहाँ क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब CO2 अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर चला गया। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर और भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन कलर का क्या रख दिया गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिया गया और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ले लिया गया। मतलब फिर से क्यूप्रिक ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे। आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिए। ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब समझिए, अगर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO ले लिया और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, CO2 में, राइट। समझ में आ गया। यही क्यूप्रिक ऑक्साइड जो तुमने लिया है, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या बना लेगा उसको, क्यूप्रिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और साथ में क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। मतलब हाइड्रोजन की क्या करवा देगा, वो ऑक्सीडेशन करवा देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके H2O बना लेता है, कार्बन ऑक्सीडाइज होके CO2 बना लेगा और ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है बिल्कुल अलग हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन का गेम नहीं खेलना है, हमें किसकी गेम खेलनी है कि अगर इसमें नाइट्रोजन है, अगर इसमें नाइट्रोजन है तो तुमने क्या लिया हुआ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया है हमने, राइट। और मान लेते कि इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये इस नाइट्रोजन को थोड़ा बहुत N2O में कन्वर्ट करता है और नहीं भी कर सकता है, N2 भी रहने दे सकता है। मतलब ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं भी कर सकता, और अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज कर भी दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना सकता है या प्योर नाइट्रोजन वहाँ से पास हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर क्या प्रेजेंट है,
इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अगर वो इस कुप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन हुई इस क्यूप्रिक ऑक्साइड की ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो यहाँ से क्या हो सकता है, आगे मूव करेगा। क्या क्या मूव करेगा आप समझिए। तो अगर कार्बन हो गया तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से CO2 गैस भी इधर फ्लो करने लगेंगे। बात सही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर वाटर है, अगर हाइड्रोजन होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वाटर भी इधर मूव करने लगेगा। किसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू। दिखा, इस पाइप के थ्रू मूव करने लगेंगे। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर ऐसे निकलने लगेगा, इस पाइप के थ्रू मूव होने लगेगा, राइट। और हो सकता है कि अगर वो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से N2O भी मिल जाएगा। तो ये N2O ना आए, N2O ना आए यहाँ पर, इधर इधर देखो, सिर्फ N2 आए। अगर N2 बना, N2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। अगर N2O थोड़ा बहुत बन भी गया तो यहाँ पे लगाया गया, इधर देखो, अब आ जाओ, यहाँ पे लगाया गया है रेड्यूस्ड कॉपर गॉज। मतलब रेड्यूस्ड, ये जो N2O बना उसको रेड्यूस कर देगा। ये जो कॉपर का गॉज है ये क्या करेगा, N2O। अब यहाँ तुमने कहा कि सर N2O भी बन गया, तो N2O जो बना तो N2O को रेड्यूस कर देगा किस में, N2 में। अब सिर्फ क्या पास करेगा, यहाँ से N2 गैस पास करेगा। मतलब यहाँ पर इस वायर के थ्रू क्या क्या पास होने वाला है, CO2, H2O एंड N2। समझ में आया कैसे आया CO2, ये CO2, ये H2O। अगर कार्बन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो CO2 भी आगे मूव कर जाएगा बन के, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर हाइड्रोजन है तो H2O भी निकलना शुरू हो जाएगा, आगे मूव कर जाएगा वेपर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, मतलब ये गैस बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन है तो या तो N2 निकल गया तब तो इस रेड्यूस्ड कॉपर गॉस का कोई काम नहीं है, ठीक है। और अगर N2O बन गया तब ये रेड्यूस्ड कॉपर गॉस क्या करेगा, उसको N2O को N2 में रेड्यूस कर देगा, N2 ऑक्सीजन छीन लेगा और नाइट्रोजन को मूव करने दे देगा। समझ में आ गया। तो ये तीनों अब आगे मूव कर जाएगा। कौन कौन सा तीनों पता चल गया, CO2, H2O एंड N2। N2O नहीं जाएगा, अरे इधर देखो, ये N2O नहीं जाएगा क्योंकि रेड्यूस कर दिया जाएगा रेड्यूस्ड कॉपर गॉस के थ्रू। समझ में आ गया। अब यही नाइट्रोजन, CO2 और H2O इस वायर के थ्रू आ रहा है। किधर आ गया, ये आपका एक नाइट्रोमीटर है। क्या ये, नाइट्रोमीटर में। समझ में आ गया। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया। अच्छे से लिख लेना, मैंने सारे फंक्शन बता दिया, मैं थोड़ा यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पता चल गया आपको क्या क्या हुआ। एक बार फिर से समझाऊँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ से क्या बाहर निकला बताओ तो, यहाँ से क्या जा रहा है, CO2। ये CO2 जा रहा है इधर से, जाहिर है CO2 मूव कर गया। और CO2 ऐसे भी बन सकता है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन, तो CO2 बाहर निकल जाएगा। इधर क्या क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है। पहली बात, अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या आएगा, H2O ऑक्सीडाइज होकर के। और अगर N2O बना तो रेड्यूस्ड कॉपर गॉज उसको क्या करेगा, N2 में कन्वर्ट कर। ये तीनों क्या आ गया, यहाँ पर आ चुका है, इस वायर्स में, इस रॉड में आ चुका है। और यहाँ पर फर्नेस लगा हुआ है, उसको हिट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और ये फर्नेस का काम हो गया। समझ में आ गया। इतनी सी कहानी सब याद करें ना, अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको, राइट। अब आप समझिए आगे की कहानी मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या ले लिया गया, यहाँ पे ले लिया ये वाला, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोमीटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाइट्रोमीटर लिखा हुआ है ना, नाइट्रोमीटर। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ब्लैक वाला पार्ट, ये क्या है, हमारा मरकरी का सील है। मतलब मरकरी वहाँ पर फिक्स कर दिया गया, मरकरी लगा दिया गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा ब्लैकिश पार्ट क्या है, मरकरी है। समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा मरकरी। अच्छा सर ये ब्लू वाला क्या है, वो भी देख लो। ये जो ब्लू दिख रहा है, ये वाला, ये टोटल, और इस सब में सब ब्लू है। इस सब में क्या है, यहाँ दिखाया नहीं गया है, इस सब में क्या है, ब्लू है। ये पूरा का पूरा, ये सब वही है, ये पूरा का पूरा क्लियर है। ये सब आपका ब्लू है। और ये आपका है क्या, KOH। क्या है ये, KOH है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो किसको एब्जॉर्ब करेगा, अभी तो बताया था, CO2 एंड H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा।
CO2 एंड H2O को ये वाला पार्ट, अरे दिखा कि फिर से दिखाऊं, ये वाला पार्ट, इधर इधर देखो, ये वाला पार्ट, ये क्या है, KOH है, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसमें KOH भरा हुआ है, ये सब KOH भरा हुआ है इसमें, है ना, इस सब में KOH भरा हुआ है। और ये KOH का काम क्या है कि ये जो CO2 था और H2O था इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अपने में डिजॉल्व कर लिया, राइट। अब बचा क्या, जब ये दोनों एब्जॉर्ब हो गया तो एक ही चीज़ बच गया था, दैट इज नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन ऊपर आ गया और इसके ऊपर ये नाइट्रोजन गैस आकर के इकट्ठा हो गया यहाँ पर, यही है N2, ये N2 यहाँ पर इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। और इसी नाइट्रोजन की क्या निकालनी है आपको, परसेंटेज निकालनी है। समझ में आया, समझ में आया। तो ये डायग्राम बिल्कुल आप अच्छे से बना लेना बच्चा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है कि क्या है नहीं है। अब बोलोगे सर ये CO2 गैस कहाँ से आया, CO2 कहीं से भी आ सकता है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो यहाँ से भी CaO बन जाएगा, साथ में क्या निकलेगा, CO2, और इसी CO2 को यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा। कैसे भी निकाल सकते हो आप, राइट, कैसे भी CO2 हमको प्रोड्यूस करना है और यहाँ पर इसको यूज कर लेना है। समझ में आ गया, ये पूरी डायग्राम समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं हम इसका यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो भी हम आपको समझाते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं गैस इक्वेशन। क्या यूज करते हैं हम, गैस इक्वेशन यूज करते हैं। गैस इक्वेशन इज यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, पहले वीडियो एक बार देख लेना। गैस इक्वेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, राइट। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन, ठीक है। अब ये गैस इक्वेशन में आप समझिए यहाँ पर कौन क्या है, P जो है, P क्या है आपका, P है P1 क्या है आपका, ये है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। याद रखना, न्यूमेरिकल में सब समझाएंगे आपको। P1 क्या है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का प्रेशर है। कैसे निकालते हैं इसको, हम निकालते कैसे वो भी देखिए। इसको निकालते हैं हम प्रेशर ऑफ या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P ATM प्रेशर ले लिया, माइनस प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन, समझिए आप, प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। अब सर ये दोनों आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगता है मिट रहा है ना, एक्वस टेंशन। अब समझिए ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्वस टेंशन, ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा, दोनों आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर लेना, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, P1 क्या है, ये प्रेशर ऑफ ड्राई। और ड्राई गैस का लोगे ना, जो गैस के ऊपर आ चुके, वो जो KOH सॉल्यूशन था उसके ऊपर आ चुका था, अभी तो डायग्राम में दिखाया था, जो उसके ऊपर कलेक्ट हुआ था, ओवर द KOH कलेक्टेड था, उसकी हम ले रहे। तो कैसे निकाल लेंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और एक्वस टेंशन होगा उसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। पहली बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। दूसरा V1, यहाँ पर V1 क्या है बच्चा, ये है वॉल्यूम, क्या लिख रहे हैं हम, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, किसमें, ml में। ये भी क्या होगा बच्चा, सब दिया हुआ रहेगा, ये सब क्या होगा, गिवन होगा, ये सब, राइट, ये सब गिवन रहेगा। उसके बाद T1 क्या है, टेम्परेचर है, और किस में लेंगे, ये केल्विन में लेंगे, ये भी आपको क्या रहेगा, गिवन। मतलब ये सब कुछ आपको, ये वाला पार्ट, इधर देखो, ये वाला जो पार्ट है ये सब आपको गिवन होगा, ये सब क्या होगा आपका, गिवन होगा। अब यहाँ पर एक ही कंसेप्ट था कि सर P1 कैसे निकालेंगे, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी V1 T1 सब दिया रहेगा।
ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट, देखो P2 V2 T2, P2 इंटू V2 अपॉन T2, ये क्या है समझिए। P2 जो है बच्चा, P2 है ना दूसरा पार्ट में, P2 जो है ये कितना लेंगे 180 हम ले लेंगे, और या कितना ले सकते हो आप 760 mm ऑफ Hg ले सकते हैं Hg, या आप क्या ले सकते हैं 76 cm ऑफ Hg ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं 760 mm ले लो या 76 cm ऑफ Hg। आप देख लेना यूनिट किस में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम रख लेंगे, P2 की अपने मन से रख लेंगे। समझ में आ गया बात। अब देखिए T2 जो होगा ये टेम्परेचर होगा, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे देता है, कि कितना लेना आप 273 केल्विन आपको लेना है टेम्परेचर, ठीक है। और जो V2 है यही तो हमें कैलकुलेट करनी है। V2 ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, N2 गैस किस में ml में, ml में कलेक्टेड एट STP, जिसको कहाँ कलेक्ट करोगे STP कलेक्ट करेंगे, और यही हमको क्या है हैव टू कैलकुलेट, यही कैलकुलेट करना। बाकी सब दिया हुआ रहेगा तो हम V2 आराम से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ दिया हुआ रहेगा तो ये V2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, किस में कैलकुलेट करेंगे ml में ही आएगा उसका वैल्यू। क्लियर हो गया। अब देख लेना क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये फॉर्मूला यूज कर लें। जब यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा V2 निकल जाएगा, तब वॉल्यूम निकल गया, नाइट्रोजन की वॉल्यूम अभी निकला है, परसेंटेज नहीं निकला, तो नाइट्रोजन की वॉल्यूम निकालेंगे हम पहला स्टेप में, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर हो गया। एक बात याद रखना कि P1 कैसे निकालेंगे, ये सब दिया हुआ रहेगा माइनस कर लेना, बाकी V1 T1 सब दिया हुआ रहेगा। उसके बाद P2 अकॉर्डिंग P1 अकॉर्डिंग रख लेंगे, सॉरी P2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख लेंगे, क्या एटमॉस्फेयर में तो 1 ले लेंगे, mm में दिया रहे तो 760 और सेंटीमीटर में तो 760, टेम्परेचर 270, और V2 आप कैलकुलेट कर लोगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, राइट। जब वॉल्यूम ऑफ N2 निकाल लेंगे उसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ N2। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है, वो यूज कर लेंगे हम 28 अपॉन 22400 इंटू वही वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम ये वाला आ जाओ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, V2 किसमें ml में जो आपने निकाला, डिवाइडेड बाई W इंटू 100, राइट। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है यूज कर लेना है, तो आराम से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब याद रखना और नोट्स बना लेना। अब देखिए यहाँ पर V2 क्या है, V2 तो यही है, ये जो आपने कैलकुलेट किया यही V2 है, वॉल्यूम ऑफ द N2 गैस कैलकुलेटेड एट STP, ये V2 निकल गया आपका। W क्या है सर, अब यहाँ पर ये जो W है ये भी देख लीजिए, इट इज द टोटल वेट ऑफ सैंपल, या आप क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका वेट आपको दिया हुआ रहेगा। जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फाइंड आउट करना उसका तो वेट दिया रहेगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी आपको दिया हुआ रहेगा बच्चा, तो ये वहाँ पर पुट करना और किस में लिखना आपको ग्राम में ले लेना, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक चीज शॉर्ट ट्रिक और भी देख सकते हो, तो ये 00 और ये 00 कैंसिल भी हो सकता है, तो परसेंटेज नाइट्रोजन क्या लिख सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं 28, और यहाँ पर आप देखिए 00 कट गया था तो क्या लिखेंगे 224 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे V2 किसमें ml में जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाई W किसमें ग्राम में। तो इस तरह से ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर वो फॉर्मूला यूज कर लो, या ये फॉर्मूला आप यूज कर लें, जो आपको अच्छा लगता है ये यूज कर लें या फिर ये यूज कर लें। तो इस तरह से आप क्या निकाल पाएंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो यही था हमारे पास डुमास मेथड। तो डुमास मेथड की सारी कहानी मैंने सुना दिया आपको, एक दो पॉइंट लिखवा दिया मैंने आपको, डायग्राम बता दिया, क्या इक्वेशंस होते हैं वो बता दिया, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी बच गए इसके न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको आफ्टर सम टाइम्स सेंड करता हूँ। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।